लोगों को मालूम है कि ओपी आनंद जिस भी समस्या में हाथ डालता है तो उसका समाधान करके ही निकलता है। पहला तो मुद्दा यह है कि गलती को सुधारेंगे। हमें रिफ्यूजी बना रहा है। जिस मिट्टी में जन्म लिए, जिस मिट्टी के लिए खून पसीना, इन लोगों की मैं जमानत जब्त करा दूंगा। ये मेरा घमंड नहीं है कि देश हमारा, तिरंगा हमारा। मादरे वतन में रिफ्यूजी नहीं बनेंगे, अपना अधिकार ठोक कर लेंगे। आश्चर्य है कि 25 साल से राजनीति कर रहे हैं और क्षेत्र की जनता का समस्या जानने के लिए उनको घूमना पड़ रहा है। छोटे छोटे बीमारी के लिए रेफरल हॉस्पिटल नहीं जाएंगे ना, आपको अपने बगल में हॉस्पिटल चाहिए। मैं देख रहा हूं कि जमशेदपुर पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र निर्दलीय का इंतजार कर रहा है, क्योंकि जो प्रमुख दल हैं, कांग्रेस पार्टी और उससे समर्थित जितने भी पार्टी दल हैं और भारतीय जनता पार्टी और उनके जितने भी दल उनके सहयोगी हैं, इन दोनों ने मिलकर जमशेदपुर की जनता का खतियान आधारित 32 के खतियान आधारित डोमिसाइल लाके उनके हक और हुकूक को छीना है। इसलिए जमशेदपुर पश्चिम की जनता एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में इंतजार कर रही है अपने प्रत्याशी का, जो उनके हक और हुकूक को दिला सके, उनकी आवाज को उठा सके। डॉक्टर साहब, पहले आपने निर्दलीय लड़ने की घोषणा की, उसके बाद आप समाजवादी पार्टी से लड़ने के लिए बात हुई, उसके बाद फिर आपने पुनः निर्दलीय लड़ने की बात की। नहीं, मैं जब निर्दलीय का चुनाव भरा था उस समय जो मैंने कहा था कि हमारे 3-4 प्रमुख मुद्दे हैं। एक स्थानीयता का मुद्दा है, दूसरा बहुसंख्यक का विधायक अल्पसंख्यक का मेयर होना चाहिए, तीसरा हमने कहा था सुरक्षा, सबकी सुरक्षा हमारी प्राथमिकता होगी। इस मुद्दे को समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को जब पता चला तो उन्होंने भी इसका समर्थन किया और इसके कारण उन्होंने मुझे इसका टिकट दिया था। ये हमारे चूक के कारण फॉर्म भरने में कुछ चूक हो गई, जिसके कारण वो पर्चा रद्द हो गया है। नहीं तो मैं बहुत आभारी हूँ माननीय श्री अखिलेश प्रसाद यादव जी का और पूरी समाजवादी पार्टी का कि उन्होंने मुझे अपना चुनाव चिन्ह देकर मजबूती से लड़ने का काम किया था। अभी आपके क्या चुनाव चिन्ह रद्द हो चुके हैं? नहीं, मैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में हूँ। नामांकन रद्द हुआ है समाजवादी पार्टी से रद्द हुआ। हाँ हाँ हाँ। आपके लिए कितना पश्चिमी के लिए टक्कर है, किस तरह से चुनौतियां रहेगी ये चुनाव भर की, क्योंकि आपके अगेंस्ट में बड़े 2 कैंडिडेट हैं, कांग्रेस और भाजपा। क्या लगता है आप उसको कैसे मैनेज करेंगे, किस तरह से टक्कर? मैं जनता की आवाज को उठाने के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ, जो उनकी समस्याएं हैं उनको हल करने के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ। लोगों को मालूम है कि ओपी आनंद जिस भी समस्या में हाथ डालता है तो उसका समाधान करके ही निकलता है। तो लोगों से जब मैं मिला तो उनकी बहुत सारी समस्याएं हैं। मुझे तो आश्चर्य हुआ कि मानगो क्षेत्र में एक भी हाई स्कूल नहीं है, मिडिल स्कूल है। बच्चे साक्षी जा रहे हैं पढ़ने के लिए। अस्पताल का वादा किया गया था, उसका शिलान्यास कर दिया गया मुर्दा घर में, जो सरना स्थल है। तो इस तरह के बहकावे से लोग तंग आ चुके हैं और चाटुकारिता करके, प्रलोभन देकर वोट हासिल कर लेना, उसके बाद लोगों को घुमाना। मुझे तो बहुत आश्चर्य हुआ कल कि आदिवासी और मूलवासी समाज के लोगों ने कहा कि हमें नेग्लेक्ट किया जा रहा है, यहाँ हमारी बात नहीं सुनी जा रही है। तो इस तरह से मैं देखता हूं कि जनता के मुद्दे को उठाने के लिए जो सबसे सशक्त प्रत्याशी हो सकता है वो डॉक्टर ओपी आनंद के रूप में उनके सामने आ चुका है, और जो तीसरे विकल्प की तलाश कर रहे थे अब उनके सामने है। क्या किस तरह से आपको लगता है कि काम पहले अगर जीतते हैं आप तो पहले प्राथमिकता क्या रहेगी आपकी क्षेत्र की? क्या सबसे बड़ा मुद्दा लग रहा है जो कि अब तक कई नेताओं के द्वारा नहीं हो पाया? पहला तो मुद्दा यह है कि गलती को सुधारेंगे। 32 का खतियान लाकर यहाँ की नागरिकता जो छीनी गई है, मैं तो लोगों से पूछता हूँ, लोग भी बताते हैं। यदि मैं आपसे ही पूछ दूं कि आपकी नागरिकता क्या है तो आपके पास कोई जवाब नहीं है। हमारा 32 का खतियान, जिसका स्वास्थ्य मंत्री जी ने सदन में कूद का समर्थन किया, वो हमारी नागरिकता पर सीधा प्रहार है, हमें रिफ्यूजी बना रहा है। तो पहला तो ये होगा कि लोगों को उसकी पहचान दिलाई जाए। जिस मिट्टी में जन्म लिए, जिस मिट्टी के लिए खून पसीना बहा है, उस पर नाम ही नहीं है। आश्चर्य की बात है। कैसे चुनौती सामना करेंगे, क्योंकि आपके सामने एक मंत्री है, कांग्रेस के बड़े चेहरे हैं और जेजेएमएम सरकार के? चुनाव जनता लड़ती है,
और जनता जिसको पसंद करती है, जो लगता है उन्हें कि वो जो आपकी आवाज को उठा सके जनता को, फिर चुनौती कहाँ। बड़े बड़े दिग्गज आते हैं, हार जाते हैं, छोटे छोटे आदमी बड़े बड़े दिग्गजों को हरा देता है। बात यह नहीं है कि सामने कौन खड़ा है, बात यह है कि असल मुद्दा लेकर कौन खड़ा है। और मेरे साथ असल मुद्दा है जो जनता को छू रही है। इसलिए मैंने उस दिन भी कहा था कि इन लोगों की मैं जमानत जब्त करा दूंगा। ये मेरा घमंड नहीं है, जनता के असली मुद्दे को मैं उठा रहा हूं। और ये लोगों ने पहले जो गलतियां की, इनको मौका मिला था, वो चाहते तो जमशेदपुर धनबाद के जो नागरिक हैं, जो बिहार बंगाल उड़ीसा से आए हैं, उनके लिए भी काम करते ना। 32 का खतियान क्या कोई दूसरा रास्ता नहीं था? जिस दिन से झारखंड बना उस दिन से आप दे देते नागरिकता। तो जानबूझकर एक गलत काम किया गया, जिसके कारण हजारों लोग, लाखों लोगों को परेशानी हो रही है। किसी की भी सरकार रही, कोई भी मुद्दा अगर आते हैं तो लगता नहीं है चुनावी मुद्दा बन जाता है। आपने पश्चिमी में ये 1932 के खतियान की बात कर रही है, या और भी पूर्वी में जैसे देखिए कि मालिकाना हक की बात होता है, तो तमाम ऐसे। लेकिन आप पश्चिमी से हैं तो पश्चिमी में लगता नहीं है ये 1932 को लेकर कई वर्षों से चल रहा है, लेकिन हमेशा चुनावी मुद्दा बन जाता है। नहीं, देखिए, इसमें दो बात समझनी होगी सबको। 1932 का खतियान आधारित जो नागरिकता है वो सिर्फ 5 विधानसभा क्षेत्रों पर ही प्रभाव डालता है। झारखंड में 81 विधानसभा सीट पर चुनाव होते हैं, उसमें 75 विधानसभा सीट के जो वोटर्स हैं, जो लोग हैं, उनके पास 1932 का खतियान है। सिर्फ जमशेदपुर का 2 विधानसभा क्षेत्र और मेरे ख्याल से धनबाद में 2 होगा, बोकारो में होगा। ये 5 विधानसभा क्षेत्र के लोग, क्योंकि इंडस्ट्रियल टाउन है, यहाँ पर बाहर से लोग आए। हम लोग तो अविभाजित बिहार के लोग हैं, हम लोग कोई बाहर से थोड़े आए। और 32 का खतियान ला के हमारी नागरिकता को समाप्त कर रहे हैं, हमारी पहचान को समाप्त किया जा रहा है, हमारे हक और हुकूक को समाप्त किया जा रहा है। तो आप जो कह रहे थे कि मुद्दा, ये तो जनता का मुद्दा है। और 2 पार्टियां इसलिए नहीं उठा रही क्योंकि 5 सीट के लिए 75 सीट का नुकसान कोई नहीं करेगा, इसलिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों में से कोई नहीं उठा रहा। मैं कह रहा हूं कि मेरा तो सबसे बड़ा मुद्दा ये होने जा रहा है, हमने ये कहा भी है कि देश हमारा, तिरंगा हमारा। 32 का खतियान क्यों लाया? मादरे वतन में रिफ्यूजी नहीं बनेंगे, अपना अधिकार ठोक कर लेंगे। स्वास्थ्य, शिक्षा और बेरोजगारी इसको किस प्रकार से देखते हैं? मुझे आज, मैं अखबार में पढ़ रहा था तो स्वास्थ्य मंत्री जी घूम रहे थे कि मैं क्षेत्र की समस्या जानने के लिए आया। आश्चर्य है कि 25 साल से राजनीति कर रहे हैं और क्षेत्र की जनता का समस्या जानने के लिए उनको घूमना पड़ रहा है। मैं तो यहाँ से बैठे बैठे मैं तो सब जगह घूम लिया, मैं बता दूंगा। सबसे बड़ी असुविधा है कि जैसा मैं कहा, एक भी स्कूल बढ़िया नहीं बन पाया। बात तो बहुत हुई, और उसमें भी आश्चर्य की बात है कि मानगो क्षेत्र में एक भी सरकारी स्कूल नहीं है जो हाई स्कूल कैटेगरी का है। आप समझिए, शिक्षा ही एकमात्र हथियार होता है गरीबी से बाहर निकलने का, अपने जीवन को, अपने परिवार के जीवन को आगे बढ़ाने का, और उस पर आघात किया जा रहा है। एक भी अस्पताल नहीं बन पाया मानगो क्षेत्र में, जाम लग जाता है, लोग आ नहीं पाते हैं, रोज गाड़ी फंसती है आधा घंटा 1 घंटा, और न शिक्षा है न स्वास्थ्य, तो फिर बचा क्या? उसको लेकर तो परिवर्तन निर्माण में तो चलिए। और एमजीएम का भी दावा कर रहे हैं कि नया जो है एमजीएम। देखिए, एमजीएम और हॉस्पिटल जो है अच्छी बात है, लेकिन वो रेफरल हॉस्पिटल है। अब आप छोटे छोटे बीमारी के लिए रेफरल हॉस्पिटल नहीं जाएंगे ना, आपको अपने बगल में हॉस्पिटल चाहिए। हम यहाँ पर एयरपोर्ट लगा दें तो उससे मुझे कोई फायदा थोड़े होगा।